स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। और हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक है क्लास 11th का इलास्टिसिटी। और ये जो इलास्टिसिटी टॉपिक है, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम की बात कर लो तो जैसे मेंस में भी इसके अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अगर एडवांस की बात करो तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाता है इलास्टिसिटी से, ठीक है। और अगर अदर एग्जाम की भी बात करो, जैसे KVPY हो गया, NTSC हो गया, तो इसमें भी जो इलास्टिसिटी टॉपिक है उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो हम लोग आज इस टॉपिक में एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इलास्टिसिटी के, जैसे मेंस में, एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें पूरे अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को देखना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको आप अदर वर्ड में भी बोल सकते हो, जैसे NCERT के बुक में भी लिखा हुआ है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। किस नाम से जानेंगे इसको? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब ये देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टीज है, एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है। कौन? इलास्टिसिटी। ठीक। अब सर ये इलास्टिसिटी क्या होता है? तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर किसी भी मटेरियल पे, किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, क्या किए? फोर्स अप्लाई किए तो वो डिफॉर्म हो गया। तो जैसे ही फिर वो आप फोर्स को वहां से रिमूव करते हो, ठीक है ना, उस फोर्स को, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो क्या होगा? बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन वो चला जाएगा मटेरियल, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्लियर हुआ कि जब भी कोई मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉडी होता है वो डिफॉर्म होने लगेगा। अब जैसे ही आपने उसको रिमूव किया वहां से, तो वो क्या होगा? वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की ओर रिगेन कर लेगा, मतलब अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वो गेन कर लेगा। क्लियर? लेकिन अगर आप बात करो फ्लूइड की, जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। अपने आप उसमें शियर फोर्स अप्लाई किए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाएगा। क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपका जो भी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। ठीक। तो पहले समझते हैं कि वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स वो करता क्या है। क्लियर? तो पहले समझते हैं हम लोग कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। इसको अदर टर्म में आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स किसी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हो वही क्या है? उस बॉडी के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्लियर? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है कि जो आपका मटेरियल है उसके शेप और साइज को क्या करता है? चेंज करता है, या तो बोल सकते हो टेंड्स टू चेंज करता है। क्लियर? तो देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? अ फोर्स दैट चेंज, और क्या बोल सकते हो? और टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज, या फिर क्या बोल सकते हो? दोनों को चेंज करता है। और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या करता है डिफॉर्मिंग फोर्स? जो आपका मटेरियल है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो उस मटेरियल का क्या कर सकता है? शेप भी बदल सकता है, या फिर बोल सकते हो साइज भी चेंज कर देता है, या फिर बोल सकते हैं दोनों के क्या करता है? वो चेंज करता है। कौन? किसके बारे में बात हो रही है अभी? डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बात हुआ। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आया। किसी भी बॉडी पे अगर अप्लाई कर रहे हो कोई फोर्स तो वो क्या होगा? उसका शेप और साइज को चेंज करेगा। क्लियर? इतना बात समझ में आया। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। किसकी बात हो रही है? इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या है? एक उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो आप अगर उस पे फोर्स लगा रहे हो मटेरियल पे, तो वो कुछ अमाउंट तक क्या हुआ? डिफॉर्म हुआ, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इलोंगेट हुआ। ठीक। जैसे ही आप अपना वहां से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किए तो क्या हो गया कि वो जिस पाथ से डिफॉर्म हुआ था सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगा।
क्लियर हुआ बात। तो अगर मैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड टू regain its original configuration after removal of कौन सा फोर्स आपने अप्लाई किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, अब देखो ये तो बात हो गया डिफॉर्मिंग रिगेन करेगा, लेकिन कहां तक रिगेन करेगा। मान लीजिए आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसको इतना इलोंगेट जिसके वो क्या हो, अपने इलास्टिक लिमिट को क्या कर दे, खो जाए, मतलब कि उसको पार कर जाए, तब फिर थोड़ी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। ठीक, तो ये भी कहां तक वैलिड है, अप टू इलास्टिक लिमिट। अगर मान लीजिए कि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, यानी कि सिंपल समझो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मटेरियल के ऊपर। ठीक, तो यही कोई स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, इलोंगेट हुआ, यहाँ तक हुआ। यहाँ से जब आप लोड को रिमूव किए, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लिया, तो ये इलास्टिसिटी अप टू इलास्टिक पॉइंट तक। लेकिन मान लीजिए उस इलास्टिक पॉइंट से भी आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, उससे भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए। क्लियर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे प्लास्टिसिटी की ओर मूव करने लगेगा। क्लियर है, प्लास्टिसिटी की जब मूव करेगा, फिर जब वहां से आप लोड को रिमूव करते हैं, तब वो फिर ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेगा। क्लियर हुआ बात। तो ये वैलिड, ये इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। क्लियर हुआ बात। अब समझते हैं कि ये तो डेफिनेशन हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है। अब देखिए कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स का इफेक्ट आएगा, तो वो अब इफेक्ट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस के फॉर्म में आएगा। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो स्ट्रेस जनरेट होगा ना, क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे समझते हैं अच्छे से, चलिए ये सब नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाया, बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को। देखिए, अगर आपका ये कोई मटेरियल है, ये कुछ एक इंच से इसको फिक्स कर दें, और ये कोई आपका बॉडी है, यहाँ पे आपने कोई एक फोर्स लगाया जिसको मैंने बोल दिया एक्सटर्नल फोर्स, और किस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है। क्लियर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगाया, ये फोर्स कौन सा था, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो होगा क्या कि ये फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण कुछ मटेरियल का स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ क्या करेगा, इस फोर्स के कारण कुछ रजिस्टिंग फोर्स दिखाएगा, मतलब कि इस फोर्स को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि एक फोर्स डेवलप होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, ये कौन सा, जो इस फोर्स को रजिस्ट करेगा। क्लियर हुआ, जब तक वो रजिस्ट कर रहा है तभी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। मान लीजिए आपने ऐसे डिफॉर्म कर दिया, तो कुछ इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तभी वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन करवा रहा था। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कोई एक रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण। और किस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे यही जो रजिस्टिंग फोर्स है, अगर स्ट्रेस को लिखा जाए, स्ट्रेस जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा को, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स, या फिर बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स बोल दो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। यही क्या है, आपका स्ट्रेस है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेस लिखूं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू, अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स कौन है, एफ आर, और इस किस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ए पर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस। अब ध्यान दीजिए कि अगर इस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन है,
नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इसका नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जब जीरो होगा तो एफी किसके, एफी को आप क्या बोल सकते हो, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसको आप एफ आर के बराबर बोल सकते हो। ठीक, तो यहां से एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या, एफी अपॉन ए, ठीक है ना। एफी कौन है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर आप बोल रहे हो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका अगर यूनिट भी लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप बोल सकते हो क्या है, ये पास्कल है, ठीक है ना, या फिर इसको आप पास्कल के फॉर्म में बोल सकते हैं। क्लियर, तो ये तो हुआ स्ट्रेस। अब समझिए कि अब देखो स्ट्रेस भी कितने टाइप का हो सकता है, ये भी है कि मान लीजिए किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक, अब मान लीजिए अगर हम एक एक करके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा दे। अभी देखिए ध्यान से कि जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, ध्यान से बात को समझना है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा है कोई बॉडी, आपने फोर्स लगा दिया ऐसा, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस तरीके से कोई फोर्स, ठीक है ना। तो अभी जो फोर्स लग रहा है वो किसके, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है, तो इसीलिए नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ। तो अभी अगर इसको फोर्स बोल सकते हो तो क्या बोल सकते हो, अलोंग द लेंथ लग रहा है, या फिर अलोंग द एक्सिस लग रहा है, इसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, या फिर बोल सकते हो इस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो उसको क्या बोल दोगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अलोंग द लेंथ लगा। ठीक, अगर आपके इसके टेंजेंट लग रहा है तो क्या बोल दोगे इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस के, अब फोर्स के कारण जो जो इसके इफेक्ट हुआ स्ट्रेस, अब वो एक एक करके स्ट्रेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए, स्ट्रेस समझ गए क्या होता है। स्ट्रेस जब फोर्स के कारण कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है ना, तो वही होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही क्या है आपका स्ट्रेस। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल्स भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको मैं क्या, जो क्रॉस सेक्शन था अलग अलग लगाने की कोशिश करो। तो एक क्या हुआ, अलोंग द लेंथ लग रहा है। सपोज पहले बात करें हम, स्ट्रेस किसका, कुछ इस तरीके का फोर्स लग रहा है, अलोंग द लेंथ को नाम ही दे देते हैं हम, चलो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी अलोंग द लेंथ। तो देखिए तो क्या हो सकता है, ये मान लीजिए कोई स्पेसिमेन है, यहाँ पे आपने इस तरीके से फोर्स लगाया, इधर भी सेम फोर्स आपने डेवलप किया, ठीक, और ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये लग रहा है। क्लियर, तो यहाँ से एक क्रॉस सेक्शनल, अगर इसकी इस फोर्स की बात करें तो इधर एक फोर्स डेवलप हो रहा होगा जिसको बोल दे एफ आर, ठीक, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका एफ आर लग रहा है, एकदम क्लियरली, कोई ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए फोर्स लगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, ये अलोंग द लेंथ ये भी लग रहा है, तो क्या बोल सकते हो इसको, कैसा फोर्स का नेचर है, नेचर कैसा है, ये टेंशन है ना, टेंशन है, तो इसको आप बोल सकते हो नेचर कैसा फोर्स का, ये फोर्स का नेचर कैसा है, टेंशन, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हो। क्या बोल दे इसको, टेंसाइल स्ट्रेस बोल दिए। क्लियर, तो टेंसाइल स्ट्रेस अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग सिग्मा टी से डिनोट कर सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस सेम वही चीज क्या होता है, एफ आर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, देखो कहीं भी स्ट्रेस रहेगा वो फोर्स अपॉन एरिया ही आएगा, है ना। कौन सा फोर्स, कौन सा, रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए फोर्स का नेचर बदल दे, यहाँ पे कैसा था, टेंशन था, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैसा, कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव, ठीक है ना, कंप्रेसिव नेचर का है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक, तो मान के चलिए ये आपका स्पेसिमन है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मान लेते हैं यहाँ पे, और इस फोर्स के लिए ये पे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव कंप्रेसिव कंप्रेसिव।
ठीक, ये लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा, इधर क्या लगा, इस तरीके से कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन। ठीक, कंप्रेशन हुआ तो इस तरीके का हुआ बॉडी, तो यहाँ पे आपका जनरेट हुआ रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, रीस्टोरिंग रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स, यहाँ से अगर स्ट्रेस लिखो तो क्या बोलोगे, सिग्मा सी, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये भी क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन ए। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, यूनिट भी लिखना चाहे तो क्या है, इसके लिए भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको और अदर टर्म में लिखो, इसी को हम लोग स्ट्रेस को क्या बोले थे, किसके बराबर हो जाता है, एफ ई अपॉन ए के बराबर, यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, एफ ई अपॉन ए के बराबर। अभी देखिए, अभी जितना भी फोर्स का लगा हुआ है वो सब के सब क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है इसके क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तब उसको हम लोग बोले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसमें दो स्ट्रेस आया, एक टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है बात। ठीक, यहाँ पे भी लिखना चाहें तो यही एफ आर जो किसके बराबर, एफ ई के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग, अगर जो फोर्स लगे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया लगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका भी हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस हमेशा ध्यान रखें, शियर स्ट्रेस कब, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो देखिए कुछ इस तरीके का बॉडी, ठीक, इस पे आपने फोर्स कैसे लगा रहे हो, कुछ ऐसा है। ठीक, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके का है, ठीक है ना, कैसा लग रहा है, उस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है। क्लियर। और यहाँ पे फिर से वही, अगर इसको अगर देखा जाए तो कुछ समय के बाद ये इस डायरेक्शन में ऐसे हो गया रहा होगा, फील करो बात को, ऐसा हो गया होगा, और ये मान लीजिए इसका लेंथ था, ये एक्स डायरेक्शन में कुछ डिफॉर्म हो गया है। क्लियर, ये ओरिजिनल यहाँ पे डिफॉर्म हो गया है। क्लियर है, ये इसका लेंथ है, यही हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर यहाँ से जो अगर देखा जाए तो अगर यह फोर्स क्या बोल सकते हो, टेंजेंशियल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स, एफ टी बोल सकते हो। तो यहाँ से स्ट्रेस लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन ए, क्या लिख दोगे, एफ टी, यानी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका अगर यूनिट सेम लिखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं इसको, पास्कल बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये हुआ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब मान के चलिए तीसरा क्या हो सकता है, अगर पूरे वॉल्यूम पे ही फोर्स लगे, किस पे लगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम पे ही शेप लगे, फोर्स लग रहा है, तो अगर पूरा वॉल्यूम पे फोर्स लगेगा तो उसको पूरे बॉडी को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक, तो थर्ड वन आता है इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ये आगे फ्लूइड जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब फ्लूइड पढ़ेंगे तो ये चीज एकदम समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए ये पहले का इस तरीके का बॉडी था, अब ये पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, और भी बोल दो इधर से, कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अगर देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कुछ अपना पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, कुछ अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है इन ऑल डायरेक्शन कैसा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। तो अगर यहाँ से अगर आप स्ट्रेस लिखो तो ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, इसको भी फोर्स ही बोलो, ठीक है ना, एफ क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कैसा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ये कैसा हो गया, क्या बोल सकते हो, नॉर्मल फोर्स, या फिर बोलो परपेंडिकुलर, सिंपल ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हुआ बात कि अगर आप प्रेशर की देखो, प्रेशर भी और स्ट्रेस भी दोनों फोर्स अपॉन एरिया है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हो अधूरा है, अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट करें। स्ट्रेस को अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर अपॉन एरिया तो ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, हाँ प्रेशर अपॉन एरिया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो ये कौन सा फोर्स है,
रजिस्टिंग फोर्स या फिर बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स है। और यहाँ पे जो प्रेशर के टर्म में आता है वो कौन सा, नॉर्मल फोर्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान के चलिए ये कोई इस तरीके का कोई एरिया है, ये मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, आपने कुछ ऐसा फोर्स लगा दिया, कुछ एंगल पे लगा दिया, जो कि कुछ एंगल पे कोई थीटा एंगल पे बन रहा है, इस नॉर्मल से कितना, थीटा एंगल। तो अगर आप यहाँ से प्रेशर निकालोगे तो जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो अपॉन एरिया, क्लियर है ना। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, अगर इससे एंगल थीटा है तो यहाँ क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा, यही हुआ इसका नॉर्मल कंपोनेंट। यहाँ से ये नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो गया, इधर दिखाते तो आप दिखाते एफ साइन थीटा, ठीक। तो अगर यहाँ से प्रेशर लिखते तो क्या लिखते, एफ कॉस थीटा अपॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट तो सेम ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बोल लो पास्कल। क्लियर है इतना बात, ये तीनों चीज समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। यहाँ से समझिए, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द एक्सिस शियर स्ट्रेस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, है ना, पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा है। और फोर्स कैसा है, नॉर्मल फोर्स या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स टू द एरिया, ये क्या है आपका प्रेशर है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये तीन चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाना है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, हो गया। तो अभी समझ में आया, स्ट्रेस कुछ भी हो सब फोर्स अपॉन एरिया। देखो यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ भी फोर्स अपॉन, बस चेंजेस क्या है कि एक रीस्टोरिंग है, दूसरा क्या है, नॉर्मल है, या फिर बोलो रजिस्टिंग फोर्स है, और दूसरा क्या है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, किस तरीके का क्वेश्चन आता है और हमें कैसे डील करना है चीज़ों को। देखिए एक क्वेश्चन है, जेई मेन का होगा। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आप अपने भी सॉल्व करना। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर, एकदम समझना, टू वायर, दो वायर है आपका, ऑफ सेम मटेरियल। द रेशियो ऑफ टू रेडियाई ऑफ टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ है, इज 2:1। ठीक है, फाइंड इफ दे आर stretched by same force। क्लियर, और क्या निकलना है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। अब ध्यान से समझना है बात को, ठीक। अगर और हाँ, ऑप्शन भी कुछ दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1:2, 2:1, सी 4:1 और डी 1:4। देखो कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ, केवल आप अच्छे से किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लिए और उसका थ्योरी आपको पता है, एकदम इजी लगेगा, कुछ करना नहीं है। देखिए, द रेशियो ऑफ टू रेडियाई, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर, मान लीजिए दो वायर है, एक वायर ये हो गया, वायर नंबर 1 ए, और दूसरा वायर है ये, क्लियर, ये दूसरा वायर है आपका, ये है। अब वायर अभी समझाता हूँ एकदम डिटेल में। दो वायर है, दोनों सेम मटेरियल, यानी कि ई का वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक। इज 2:1, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 2 है, ठीक है ना, R1 = 2, और इसका क्या है, R2 = 1। क्लियर। फाइंड इफ दे आर स्ट्रेच एट द सेम फोर्स। अब जो इस पे फोर्स लग रहा है F, और ये भी लग रहा है F, यानी सेम फोर्स से स्ट्रेच किया जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस।
और आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। और यहाँ पे दोनों के लिए फोर्स बराबर है। अब पहले ये समझो कि अगर कोई वायर दिया है तो वायर का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो वायर जो होगा हम लोग कंसीडर करके चलते हैं हमेशा के लिए कि हम बात कर रहे हैं एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। तो अगर इसको हम वायर एज ए सिलेंडर बात करें तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना। इसका भी एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर। जो आपका वायर होता है वो एज ए सिलेंडर कंसीडर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एज अ सिलेंडर कंसीडर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। आगे देखो क्या करना है आपको, स्ट्रेस का रेशियो बताना है कितना होगा, यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, यही पूछ रहा है। इसका के लिए स्ट्रेस और इसके स्ट्रेस निकालो और दोनों का रेशियो बताओ। तो पहले सिग्मा देखो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो सेम ही है। अब एरिया देखो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों के लिए फोर्स सेम, पाई सेम, तो यहाँ से बोल सकते हो सिग्मा क्या होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एकदम वेरी सिंपल। ठीक, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो यहाँ से अगर सिंपल सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो R2 अपॉन R1। ठीक, वैल्यू पता है कितना, R1 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू कितना है 1, R1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1:4। देखो कहीं है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझाया है तो थोड़ा सा इजी करके फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कैसे उसको डील करना है। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर देखो क्या है ना कि इसमें हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। आगे तक जाएंगे कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण इफेक्ट आएगा तो स्ट्रेन भी होगा, डिफॉर्म होगा, स्ट्रेन आएगा। फिर मान लीजिए किसी टेम्परेचर के कारण स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है ना, तो थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पढ़ेंगे। बस थोड़ा इसके आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर ऑफ मेटल वायर। अब इसके लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट दूंगा इलास्टिसिटी का, कि वो क्या है। ठीक, मेटल ऑफ वायर इज 2.4 पाई इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द मिनिमम, आगे लिखता है द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड if it is not break। और इसके लिए आपको जी की वैल्यू दे दिया है, यही दे दिया सिंपल, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया आपके पास क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10⁻⁻2 मीटर। ऑप्शन बी दिया हुआ है 10⁻⁻3 मीटर। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10⁻⁻4 मीटर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है चौथा नंबर 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। क्या बोलता है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस
ऑफ द वायर इज इतना, यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, वायर के ऊपर फोर्स लगा, उस पर स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब स्ट्रेस जनरेट तो ये ब्रेक वाला स्ट्रेस दिया है कि इस पे मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वो टूट जाने के लिए ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो आपका चाहत क्या होगा या हमारा चाहत क्या होगा कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उससे कम स्ट्रेस रहे। तो कम स्ट्रेस रहेगा तभी तो मिनिमम आपको निकालना है कि कितना होगा, है ना। अगर उससे कम रखेंगे तभी आपको पता हो। अब उस केस में आपको मतलब कि हमारा जो चाहत है, फिर से समझते हैं, जो हमारा चाहत है, जो इंड्यूस स्ट्रेस हो रहा है, इस ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या रहे, कम रहे। जो उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, उस ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या रहे, कम रहे। ठीक, तो आपको कितना वायर का रेडियस चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए कि वो टूटेगा नहीं, यही है क्वेश्चन। क्लियर, मिनिमम कितना चाहिए कि वो वायर का रेडियस होना चाहिए कि वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि ये पहले, हाँ अब इसमें देखो एक डायग्राम भी है, डायग्राम तो बनाना छोड़ ही दिया। डायग्राम है कुछ इस तरीके का, ठीक, ये ऐसा है, यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और पुली पे कुछ इस तरीके का 2 लोड लगा हुआ है, जो कि लोड कितना है, एक 2 kg का है। इसको डील करने का 2-3 तरीका है, 3 तरीके से हम इसको 2 तरीके से या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये पुली है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक, ये है, ऐसा कुछ है। इस पे फोर्स लगा है, तो यही पूछा है कि जो ये वायर है इस पे जो फोर्स लगा है और इसमें स्ट्रेस बता दिया कि उतना। तो ये जो आपको इस क्वेश्चन से पहले बताया था कि ये जो वायर है एज ए सिलेंडर बताओगे, तो जो इसका एरिया होगा वो कितना, πr² होगा, ठीक है ना, πr²। देखो इसको 2 तरीके से, या तो टेंशन लग रहा है, फोर्स को इधर फ्री बॉडी डायग्राम करके इक्वेशन बना के दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो, हम डायरेक्ट निकालेंगे, हमारे पास मेंटोस मेथड है। ठीक, अभी पिछले क्लास में या फिर पिछले एक लेक्चर में हम बहुत अच्छे से पढ़े वो सब। ठीक, तो पहले समझते हैं यहाँ पे। तो सिग्मा जो होना चाहिए, जो इंड्यूस हो रहा है इस वायर में, वो इस ब्रेकिंग से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। बराबर, देखो बहुत बच्चे क्या होंगे कि बराबर पे सॉल्व कर रहे होंगे कि बराबर कर दो, लेकिन देखो होगा क्या, ये भी सही है, लेकिन होगा क्या, मान लीजिए थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा, थोड़ा सा भी इंड्यूस स्ट्रेस बढ़ा, तो क्या होगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग इस दोनों कंडीशन को लेके, हाँ कम भी रखो, कम पे लेके सॉल्व करो। चलो देखो तो क्या होगा, सिग्मा <= सिग्मा ब्रेकिंग। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा क्या, सिग्मा है हमारा फोर्स, अब देखो फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन के फॉर्म में फोर्स है भाई। देखो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, टी ऐसा टेंशन, तो यहाँ पे जो फोर्स है इन फॉर्म ऑफ टेंशन के फॉर्म में है। तो डायरेक्ट लिखो क्या, T/A। अब उस टेंशन का वैल्यू तुरंत अभी निकाल रहे हैं, T/A, और ये किसके <= सिग्मा ब्रेकिंग के। ठीक, तो यहाँ से T/एरिया आपको पता है πr² <= सिग्मा ब्रेकिंग। बस T का निकालो और यहाँ पे सब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक मस्त मेंटोस मेथड है, जो कि क्या है, 2m1m2g + m1 + m2 डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m कितना है, 2 kg × 3 kg, और g की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10। ठीक, m1 तो 2 + 3 निकाल दो, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 4 यानी कि 12, डायरेक्ट बोलो कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ 10, यहाँ 5 काटो, कितना 2 हुआ, यहाँ आ गया 24 न्यूटन। कितना आ गया, 24 न्यूटन। अरे दिख नहीं रहा होगा, कितना हो गया, यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ से सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 4 या 12 × 10 5, ऐसे सॉल्व किए, यहाँ पे कितना आ गया, 24 न्यूटन। ठीक है ना, कितना आया टेंशन की वैल्यू, 24 न्यूटन। बस इसमें पुट कर देते हैं, देखिए कितना आ गया, 24 न्यूटन। ठीक, सिग्मा πr², ठीक, सिग्मा ब्रेकिंग देखिए कितना दिया हुआ है, 2.4 × 10⁻⁹/π।
यही दिया हुआ है। क्लियर, देखो सॉल्व कर दो बस इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, शायद नीचे ना दिखे, तो कितना हो जाएगा 24, देखो क्या से क्या गया, पाई से पाई गया, ठीक, क्या बचा 24 आर स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो इसको 24/10 इंटू 10⁻⁹, डायरेक्ट इसको काटते हैं, इसको बोल देते हैं 10⁸, ठीक है। अब देखिए ये 24 से 24 गया तो यहाँ बचा 1/r², क्या बच गया 10⁸ बच गया, ठीक। इसको अगर r² लिखो यहाँ से, सिंपल जल्दी जल्दी करो, r² लिखो तो 1/10⁻⁻8, यहाँ से r लिखो तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10⁻⁻4, देखो तो ऐसा कुछ है क्या, ठीक, 10⁻4, इसको क्या कर दो, ठीक, ये नीचे माइनस कहाँ से आ गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर, आर इधर गया, इधर गया, यहाँ रूट चढ़ाओ, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अभी तक कितना हो गया, इसको 10⁻4 रूट हटाए, अंडर रूट हुआ 10⁻4, ये ऊपर डाल दो, ऊपर हो गया तो 10⁻⁻4, क्लियर है ना। ये हो गया किसमें, मीटर में चल रहा है, न्यूटन पर मीटर, क्लियर है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे एंड किए, ठीक। तो r का वैल्यू आया 10⁻4 मीटर, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी 10⁻4 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, क्लियर है ना, वेरी इजी क्वेश्चन आएंगे, अभी इससे आगे और भी क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, तब इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लिए। तो मैंने बोला था अभी कि क्या करना है, एक आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, तो देखो कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें क्या है कि आप किसको इलास्टिसिटी अच्छा बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, जितना अच्छा ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे उससे अच्छा क्या होगा कि उससे अच्छा आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट देते हुए इस सेशन को एंड करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बाद थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से अगर मैं बोलूँ विच इज मोर इलास्टिक, और आपको दो ऑप्शन देता हूँ, पहला देता हूँ स्टील का और दूसरा देते हैं रबर। इस क्वेश्चन से आपको कभी भी अब इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा कि इलास्टिसिटी बोले किसको हम लोग, ठीक। तो देखिए कि अगर किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं आप, तो वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो जितना, अब देखो मान के चलो अभी आप बोलोगे क्या कि स्टील ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्म होगा, है ना, डिफॉर्म कौन होगा, रबर क्या होगा, ज़्यादा डिफॉर्म होगा, क्लियर है ना, रबर क्या होगा, ज़्यादा डिफॉर्म होगा एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है ना, एज कंपेयर टू स्टील रबर ज़्यादा डिफॉर्म होगा। लेकिन ये इलास्टिसिटी नहीं है, ये इलास्टिसिटी नहीं है कि जो ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है वो इलास्टिक है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्या होता है कि कितने जल्दी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, कितना जल्दी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, वो है इलास्टिसिटी। बोले थे ना कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये था आपका इलास्टिसिटी। तो ये डिफॉर्म हो रहा है ज़्यादा, लेकिन ये स्टील से जल्दी अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक स्टील का कोई एक स्केल है, पतली सी स्ट्रिप है, आपने यहाँ से ऐसे डिफॉर्म किया, यहाँ पे ऐसे डिफॉर्म किया, जैसे ही वहाँ रिमूव किए तो देखो एकदम सट इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे गेन करेगा। रबर भी करेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्लियर हुआ बात ना। एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, अब ऐसा भी नहीं कि उसको ऐसे मोड़ देना है, तो जब इसे मोड़ दोगे तो फिर अब छोड़ दिए फिर आएगा ओरिजिनल, ऐसा नहीं होता है। फिर वो अपने इलास्टिसिटी को खो देगा, फिर वो प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। फिर वो ऐसा नहीं कि जहाँ तक वो रिगेन कर रहा है, ठीक है ना, उस तरीके तक ले जाओ फिर छोड़ो। देखो आपका क्या होगा, रबर से पहले वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा, वो है इलास्टिसिटी। क्या है वो है आपका इलास्टिसिटी। तो अगर बोला जाए विच इज मोर इलास्टिक तो कौन है, स्टील। स्टील इज द मोर इलास्टिक देन रबर। क्लियर है बात। अब दूसरा चीज भी बोल सकते हो, दूसरे वर्ड में अगर समझना चाहते हो तो जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है स्टील की, किसकी,
स्टील की, यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होती है स्टील की वो ज़्यादा होता है किससे, रबर से, ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है ना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, रबर से, स्टील की ज़्यादा होती है रबर से। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इलास्टिक क्या है। इलास्टिक का मतलब कौन पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, वो है इलास्टिसिटी। क्लियर, चलिए, थैंक यू।